Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss kernicterus. Icterus means jaundice, kern means nucleus. So वहाँ से टर्म लिया गया है, जर्मन वर्ड था. And why, how, when, what to do. So we are going to discuss with the details. Kernicterus, as definition is saying that it is a bilirubin encephalopathy or encephalopathy, जैसा भी आपको पसंद हो, is an acquired metabolic encephalopathy of the neonatal period. It is a neurological syndrome resulting from the deposition of unconjugated bilirubin in the basal ganglia and brain stem nuclei. तो इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? बात हो रही है पहली बात कि नियोनेटल पीरियड की बात हो रही है और नियोनेटल पीरियड में ब्रेन स्टेम एंड बेसल गैंग्लिया में क्या जमा हो जा रहा है, क्या इकट्ठा हो रहा है? दैट इज कॉल्ड बिलिरुबिन. और बिलिरुबिन वो भी कौन सा? जो अनकॉन्जुगेटेड टाइप का है. तो हम लोग सोच सकते हैं कि अगर बिलिरुबिन है क्या? बिलिरुबिन इज जस्ट द वेस्ट प्रोडक्ट यू कैन से ऑफ द हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन. जब हीम अलग हुआ, ग्लोबिन अलग हुआ, तो ग्लोबिन चला गया इन द अमाइनो एसिड पूल. अब जो हीम था, हीम पे हीम ऑक्सीजनेस ने काम किया एंड बिलिवर्डिन बनाया, देन बिलिरुबिन बना एंड बिलिरुबिन आफ्टर दैट इट विल ज्वाइन विद द एल्बुमिन, बाउंड करेगा और उसको एल्बुमिन कहाँ ले जाएगा? इन द लिवर. लिवर में जाने के बाद प्रोसेसिंग होती है और उसको कॉन्जुगेट किया जाता है विद द ग्लूक्रोनिक एसिड. सो वो बन जाएगा बिलिरुबिन मोनो और डाई ग्लूक्रोनाइड. उसके साथ ये बन गया वाटर सोल्यूबल. अब जाके ये थ्रू द यूरिन बाहर निकल सकता है एंड थ्रू द बाइल. समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ? ये अनकॉन्जुगेटेड रह गया, कॉन्जुगेट हो नहीं पाया. सो व्हाट विल हैपन? या कॉन्जुगेट जो नहीं होना था उसका लेवल ज्यादा होने लगा बॉडी में. इफ द लेवल ऑफ द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीजिंग देन ऑल्सो इट विल कॉज डेंजर. सो व्हाट इज गोइंग टू बी हेयर? जस्ट वी विल डिस्कस पैथोजेनेसिस कैसे होता है. अनबाउंड अनकॉन्जुगेटेड सर्कुलेटिंग बिलिरुबिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर क्या था ब्रेन में? तो वहाँ पे क्रॉस करके अंदर घुस गया, फैट सॉल्युबल था, तो वहाँ जाके वहाँ पे जो नर्व्स थे, जो न्यूक्लियस है उन सेल्स का, वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट होने लगा और वो वहाँ पे डैमेज करने लगता है. सो द पैथोजेनेसिस ऑफ kernicterus इज मल्टीफैक्टोरियल. इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन levels and the albumin binding and unbound bilirubin levels, passage across the blood brain barrier and the neural susceptibility to the injury. यानी कि हर बच्चे को kernicterus होगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो किस बच्चे को kernicterus होगा that depends also the susceptibility also. बट ऐसा देखा गया है लार्ज सीरीज में कि इफ इट इज more than 20 milligram per dl per deciliter means per 100 ml of blood, so it will infect, so surely it will be deposited in the brain stem or the basal ganglia. The duration of the high bilirubin level इससे मतलब नहीं है. So it will go inside the basal ganglia and will be deposited. तो डिपॉजिट होने के बाद क्या हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे जब ये डिपॉजिट हुआ तो वहाँ पे क्या होगा? जो भी सिम्टम आएंगे वो बिलिरुबिन की वजह से नहीं आ रहे हैं. सिम्टम आ रहे हैं क्योंकि वो सेल के अंदर घुसा और सेल को डैमेज शुरू करना किया. और जो वहाँ की सेल्स थी, जो बेसल गैंग्लिया की सेल्स हैं और जो वहाँ की जो ब्रेन स्टेम की सेल्स हैं, वो थोड़ा डैमेज होना शुरू हुई, तब वो वहाँ पे जाके नुकसान करता है. थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. बीबीबी क्या होता है और बेसल गैंग्लिया क्या होता है. The BBB is a highly selective semi-permeable border of endothelial cells that prevents solutes in the circulating blood from non-selectively crossing into the extracellular fluid of the CNS where neurons reside. ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं घुस जाती है आसानी से. ठीक है, तो वहाँ पे भी एक फिल्टर लगा हुआ है कि क्या अंदर ब्रेन के जाना है, क्या नहीं जाना है, और ब्रेन से क्या बाहर निकलना है, उसके लिए भी फिल्टर्स लगे हुए हैं. सो बीबीबी का काम यही है. ठीक है, ये कैसे बनती है? फॉर्म बाय द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल, एस्ट्रोसाइट एंड फीड एंड शीटिंग द
कैपिलरीज, जो एस्ट्रोसाइट्स को एंडशीथ है वो कैपिलरी को एंडशीथ कर लेते हैं, एंड द पेरिसाइट्स एम्बेडेड इन द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो एक तरह से देखा जाएगा कि वो वहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स थी वो मॉडिफाइड होकर एक तरह से बैरियर बना रही हैं। दिस सिस्टम अलाउज द पैसेज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स by passive diffusion as well as the selective absorption or selective transport of various nutrients, ions, organic ions and the macromolecules such as glucose, water and amino acids that are crucial to the neural functions, जो फंक्शन करने में जरूरी होते हैं। सो सॉल्यूट्स आ गए, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये सब जो है हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को। और क्या होता है, जैसे कि जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, उनको थोड़ा अलाउ करता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हार्मोन्स हो गए एंड स्मॉलर पोलर मॉलिक्यूल्स, उन सबको ये बैरियर अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब जो भी इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो भी ब्लड बॉर्न डिजीजेज हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं घुस पाते हैं। सो द ब्रेन विल हैव rarely these kind of diseases. Infections of the brain that do occur, अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो उनको बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना, और ऐसी एंटीबायोटिक्स भी नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स होती है वो थोड़ा सा बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। सो दे ऑल्सो हैव डिफिकल्टीज टू एंटर इन द ब्रेन। सो बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रेन के डिजीज़ को ट्रीट करना। ये हमारे पास एक थोड़ा सा देखेंगे, जैसे यहाँ पे बैरियर्स दिखाए हुए हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, blood CSF barrier, and this one is the brain CSF barrier and this one is the CSF brain barrier। छोटा सा डायग्राम यहाँ पे है। इसके बाद तो जो BBB था वो कभी कभी लीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन हो गया या कोई और डिजीज़ हो गई या कोई सिस्टमिक डिजीज़ हो गई, कोई लीवर इन्फेक्शन हो गया, लीवर फेलियर हो गया, सो इन दैट केसेस ऑल्सो दैट BBB विल बिकम लीकी, लीक करने लग जाती है, यानी उसमें से सब्सटेंस का घुसना शुरू रहता है इन द ब्रेन। दैट इज अ डेंजरस कंडीशन, वी विल डिस्कस। एक और टर्म आया था द बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया एंड द ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे देख रहे हैं रेड जो है, रेड एंड ब्लू जो पार्ट है दैट इज द बेसल गैंग्लिया, और उसका एसोसिएटेड पार्ट है। इसका जो फंक्शन है वो हम बेसिकली क्या होता है कि मूवमेंट में, ठीक है, जो हमारा मूवमेंट है उसका जो ब्रेन स्टेम का फंक्शन हो गया, बहुत सारा रेस्पिरेटरी और इसमें आता है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आई मूवमेंट हो गया, ईयर्स कान से सुनना हो गया, तो बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं इस एरिया के थ्रू ही मैनेज होते हैं। तो अगर इस एरिया में बिलिरुबिन डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा, दैट विल कॉज द डैमेज ऑफ द टिश्यूज एंड दोज फंक्शंस विल बी हैम्पर्ड। इसीलिए द बेसल गैंग्लिया आर पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट डिसऑर्डर्स, एसोसिएटेड विद द डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया आर, जब डैमेज हो जाएगा तो क्या क्या मिलेगा पर्सन में, हमें ट्रिमर्स मिलेगा, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स मिलेंगे, एबनॉर्मल इंक्रीजिंग टोन, डिफिकल्टी इनिशिएटिंग मूवमेंट्स, एबनॉर्मल पोस्चर मिलेगा, जो कोरिया है, जो डांसिंग जो जिसको बोलते हैं पोस्चर, वो सब हमें मिल सकता है। ये देखिए बेसल गैंग्लिया में यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि इसमें यू कैन क्लियरली सी दैट दिस is the deposition of bilirubin in the basal ganglia of brain, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो पूरा एरिया है इसको यहाँ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा कि अब बिलिरुबिन जो डिपॉजिट हुआ है तो क्या क्या कर सकता है। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कनेक्टरस यूजुअली अपीयर 2 to 5 days आफ्टर द बर्थ। 2 से 5 दिन लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का, बिकॉज वी नो द लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज 120 days इन एडल्ट, बट फॉर बेबीज इट इज ओनली द 70 days। तो जो RBC जब आई थी वो टूटने लगती हैं, सो दैट RBC विल ब्रेक डाउन एंड द हीमोलिसिस विल बी देयर एंड बिलिरुबिन विल बी फॉर्म्ड। तो 2 से 3 दिन लग जाता है सिम्टम आने में। सो आफ्टर 2 to 5 days और अप टू द 7th day द सिम्टम विल अपीयर।
हाइपर बिलिरुबिनीमिया लीड टू एन्सेफेलोपैथी, है ना। द अर्ली साइंस मे बी सबटल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दोज ऑफ सेप्सिस, एस्फिक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इंट्राक्रैनियल हैमरेज एंड अदर एक्यूट सिस्टमिक इलनेसेस इन अ न्यूनेट। अब देखेंगे अक्यूट फॉर्म में क्या होता है। अक्यूट फॉर्म मतलब कि डे 1 एंड 2 जब हमें बेबीज में कनिट्रस के सिम्टम मिल रहे हैं तो वहाँ पे कि पुअर सकिंग, लेथार्जी, हाइपोटोनिया, लॉस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। यहाँ पे मोरो रिफ्लेक्स लिखा हुआ है। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब बच्चे का हम लोग रिफ्लेक्स देखते हैं तो उसको बेबी को ऐसे गोदी में लेके हम जब उसका बेबी का सर ऐसे उठा के अचानक सडनली नीचे छोड़ते हैं सपोर्ट लेके, जब नीचे छोड़ते हैं तो देखेंगे बेबी पहले पूरा ऐसे हाथ फैला देता है, हाथ एक्सटेंड करेगा एंड देन स्लोली इट विल गो एंड इट विल लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। अगर बच्चा ऐसे हाथ फैला रहा है और वापस ऐसे हाथ रख रहा है तो दैट इज द मोरो रिफ्लेक्स पॉजिटिव, यानी काम कर रहा है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो काम कर रहा है। अगर मोरो रिफ्लेक्स नहीं मिल रहा है तो मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। तो कर्निक्टरस में भी ऐसी प्रॉब्लम मिलती है। देन फेज 2 ऑफ दिस एक्यूट फॉर्म मिडिल ऑफ द फर्स्ट वीक, यानी 2 से 3 दिन के बाद उसमें क्या सिम्टम मिलेंगे? हाइपरटोनिया ऑफ एक्सटेंशन मसल्स, ओपिस्थोटोनोस एंड रेट्रोकोलिस एंड फीवर में भी देयर। देन फेज 3 आफ्टर यानी फर्स्ट वीक देयर विल बी हाइपरटोनिया, क्योंकि वहाँ पे हमने बताया ना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, तो वही मूवमेंट के फंक्शंस थे, तो बिकॉज ऑफ दिस डैमेज हो गया तो हाइपरटोनिया मिलने लगेगा। दिस यू कैन सी द रेट्रोकोलिस और द ओपिस्थोथोनोस, दिस इज द ओपिस्थोथोनोस पोजीशन इन द राइट साइड, यू कैन सी। ये हो गया एक टिटनेस के पेशेंट में भी ओपिस्थोथोनोस मिलता है, पूरा एक क्या बोलते हैं बो लाइक बेंडिंग पूरा हो गया, देख रहे हैं आप इसमें। और ये पेंटिंग है मेड बाय सर चार्ल्स बेल इन 1809। ये एक बेबी है, सी दिस ओपिस्थोथोनोस बेबी बिकॉज ऑफ कर्निक्टरस, ये पोजीशन इसका, बट रेयरली सीन होता है क्योंकि अब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और ये यू कैन सी द डिपोजिशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन एट ऑटोप्सी शोइंग द येलो स्टेनिंग प्रीडोमिनेंटली इन द बेसल गैंग्लिया फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है ना। क्रॉनिक फॉर्म अब जाएंगे तो यानी 1 ईयर का जो पीरियड है, तो उसमें भी अब जो बच्चे 1 साल के लगभग हो रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वहाँ पर भी कर्निक्टरस मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, जब ब्रेन में घुसेगा तो हाइपोटोनिया है, एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस रहेंगे, ऑब्लिगेटरी टोनिक नेक मूवमेंट्स रहेंगे एंड डिलेड मोटर स्किल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना वो उसकी स्किल्स उतने डेवलप नहीं हो पाएंगे बिकॉज बेसल गैंग्लिया ही डैमेज हो रहा है। आफ्टर वन ईयर एबनॉर्मल मूवमेंट्स, कोरियो एथेटोसिस, कोरिया मीन्स डांसिंग मूवमेंट जो ऐसे ऐसे होता है, एंड एथेटोसिस भी वैसा ही लगभग है। बेलिस्मस मिलेगा, अगेन पोस्चर मूवमेंट है, उसमें पूरा एकदम बॉडी सिकोड़ के ऐसे ऐसे हिलती है। आई कैन शो यू द वीडियो ऑल्सो इफ यू वांट। एंड ट्रेमर्स रहेगा, अपवर्ड गेज, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेसल गैंग्लिया और उसके नियर बाय स्ट्रक्चर अब डैमेज हो रहे हैं। सो दिस मे बी द क्लिनिकल सिम्टम्स। कोरिया रहेगा, दैट वी नो कि डांसिंग लाइक मूवमेंट होता है। एंड देन एथेटोसिस, जब कोरिया एंड एथेटोसिस एक साथ कंबाइन होता है उसको बोलते हैं कोरियो एथेटोसिस या कोरियो एथॉइड मूवमेंट, वहाँ पे मिलते हैं। एंड बेलिस्मस भी मोर ड्रामेटिक यूनिलेटरल बैलिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स होते हैं, जो ऐसे ऐसे पूरा बच्चा हिल के चलेगा, तो वो 1 साल के बाद दिखता है वो क्योंकि लेटर सिम्टम्स हैं बेलिस्मस। फिर आता है इंसिडेंस एंड प्रोग्नोसिस। इंसिडेंस एंड प्रोग्नोसिस में देखेंगे कि लगभग 30% ऑफ जो इन्फेंट्स हैं ऑल गेस्टेशनल एजेस विद अनट्रीटेड hemolytic diseases and bilirubin level of 25 to 30 मिलीग्राम्स, ठीक है, मोर देन 25 to 30 मिलीग्राम्स, उनमें जो है कर्निक्टरस डेवलप हो जाता है। ओवर्ट न्यूरोलॉजिक साइंस कैरी अ ग्रे प्रोग्नोसिस। अगर न्यूरोलॉजिक साइंस ज़्यादा आ रहे हैं तो वो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, इसका मतलब। एंड
more than 75% of infants die and 80% of affected survivors have bilateral chorioathetosis with involuntary muscle spasms, developmental delay, deafness and spastic quadriplegia are common. इसका प्रिवेंशन हो सकता है अगर जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है उसी समय से उसकी मॉनिटरिंग होने लग जाए, ठीक है, बिलीरुबिन उसका चेक किया जाए और उसको धूप दिखाई जाए, है ना, लाइट दिखाई जाए, तो क्या होता है ऐसे बच्चों में बिलीरुबिन ज़्यादा बनता नहीं है एंड इट विल नॉट गो टू द ब्रेन ऑल्सो. और क्या करते हैं अगर उसमें हो गया तो उसको बच्चे को वी विल गिव द एक्सपोजर ऑफ द लाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोथेरेपी, आगे डिस्कस करेंगे. फोटोथेरेपी में भी सम देयर आर प्रिकॉशंस कि बच्चे से कितना दूर होना चाहिए, बल्ब ऐसा ना हो कि फूट के बल्ब उसके ऊपर गिर जाए. एंड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी ऑल्सो द आईज ऑफ द बेबी शुड बी क्लोज विद द फाइन टॉवल, यू कैन से एनीथिंग, सो इट शुड बी सिक्योर्ड, आई शुड बी सिक्योर्ड, है ना. और रेगुलर उसका बिलीरुबिन लेवल चेक करना कि वो मोर देन 20 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ऊपर तो नहीं जा रहा है. सो दैट मीन्स इट शुड बी बिलो दैट लेवल, इट शुड नॉट डेवलप इनटू द कनेक्टर्स. लेबोरेटरी टेस्ट जो हम लोग करने को देखते हैं तो उसमें हम लोग देख सकते हैं उसका पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका टोटल सीरम बिलीरुबिन और उसका हम लोग ब्लड टाइप देख सकते हैं, ठीक है, एंड डायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल देख सकते हैं. और एक है बिलीरुबिन देखने के लिए एक मेथड होता है जिससे कॉल्ड ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमेट्री, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग. ABO एंड RH कंपैटिबिलिटी देखना पड़ेगा कि उसका जो ब्लड ग्रुप है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है और RH पॉजिटिव नेगेटिव, एज वी ऑल नो हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न्स, सो दैट शुड बी सीन फर्स्ट एंड दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना. तो उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा एंड डायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट, कोम टेस्ट बोलते हैं उसको, कंप्लीट ब्लड काउंट एंड सीरम एल्बुमिन एंड रेटिकुलोसाइट काउंट. रेटिकुलोसाइट क्या काउंट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इफ इट इज देयर इज अ काइंड ऑफ हेमोलिटिक डिजीज तो ब्लड विल प्रोड्यूस द RBC इज वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी बनाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट फास्ट प्रोडक्शन यू विल हैव मोर रेटिकुलोसाइट काउंट इन द ब्लड पिक्चर, है ना. तो वो भी देखते हैं. एंड देन एंड टाइडल CO कंसंट्रेशन इफ अवेलेबल, देन यू कैन सी द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, G6PD डिफिशियंसी. माइंड इट, G6PD डिफिशियंसी क्या होती है, ये किसी एथनिक ग्रुप में हो सकती है. तो उसमें G6PD अगर ये डेफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या होता है कि RBC में जो मेटाबॉलिज्म है, RBC मेटाबॉलिज्म में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स. ऑक्सीडेंट्स क्या होता है, वो जब बनते हैं तो वो आसपास की सेल को डैमेज करते हैं. तो जो बिकॉज ऑफ दिस G6PD एंड द NADPH, वो जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे H2O2 में कन्वर्ट हो गया. सो बिकॉज ऑफ दिस द सेल विल नॉट बी डैमेज्ड नाउ, है ना, क्योंकि जो सुपर ऑक्साइड बन गया था वो अब H2O2 में कन्वर्ट कर दिया या उसको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इफ इट इज नॉट देयर देन द सेल विल डेफिनेटली गो फॉर या हीमोलिसिस उसका हो जाएगा, and that hemolysis again will harm and it will make more and more bilirubin and ultimately the person will suffer from jaundice and kernicterus. Urine for reducing substances देख सकते हैं. and if history or presentation suggest sepsis, then blood culture, urine culture and cerebrospinal fluid for protein, glucose and cell count and the culture should be there. It will help in the diagnosis of sepsis. अब एक जो टर्म आया था दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमेट्री. नाम से क्लियर हो जा रहा है कि ट्रांसक्यूटेनियस यानी ऐसे रखे, सपोज दिस इज द बल्ब ऑफ द ऑप्टिक बल्ब ऑफ दिस बिलीरुबिनोमीटर, तो ऐसे रख के उसमें देखना है और दिस बिलीरुबिनोमीटर विल टेल द रीडिंग्स. रीडिंग जो आती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन इंडेक्स. वो इंडेक्स हमको रिलेट करना पड़ता है टू द क्लिनिकली to the milligram per deciliter, but there are sometimes there are more advanced bilirubinometer are present
दैट विल गिव द डायरेक्ट रीडिंग ऑफ मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ दिस बिलिरुबिन। कहाँ रखना है? इट शुड बी केप्ट एट द अपर एंड ऑफ स्टर्नम और फोरहेड, वहाँ पे रखते हैं। लेकिन बहुत रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि अगर स्किन कलर कुछ अलग है, डार्क है, और कुछ ब्रूइसेस हैं, बर्थ मार्क्स हैं, सबक्यूटेनियस हीमेटोमा हुआ है, उस जगह पे आप अगर आप रखकर बिलिरुबिन मीटर से रीडिंग ले रहे हैं तो माइंड इट, वो रीडिंग गलत आएगी। तो वी हैव टू रिलाई अपॉन द ब्लड लेवल ऑफ द बिलिरुबिन। ट्रीटमेंट पार्ट में जाएंगे तो होम्योपैथी में भी बात नहीं करूँगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या होता है? फोटोथेरेपी करना पड़ेगा। अगर फोटोथेरेपी सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो वी हैव टू गो फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एंड मेटालोपोरफायरिन्स। और एक अलग कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड इंट्रावीनस हीमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। वो तब है जब वहाँ पे हमें ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी मिल रही है, या RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर है, या ABO ब्लड ग्रुप का कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इन दैट केसेस वहाँ पे एंटीबॉडीज पहले से देने पड़ सकते हैं। फोटोथेरेपी की बात करें तो फोटोथेरेपी में क्या होता है? एक हाई इंटेंसिटी लाइट जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम में रहती है वो बच्चे को दी जाती है। ब्लू रेंज अच्छा होता है। एंड इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो बिलिरुबिन है जब उस पर लाइट पड़ती है तो दैट बिलिरुबिन जो कि वो वाटर इनसॉल्युबल है और अनकॉन्जुगेटेड है, तो इसलिए वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है ना। लेकिन जब उस पर लाइट पड़ती है तो उसका जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो उसको आइसोमर्स बन जाते हैं। वो आइसोमर्स जब बनेंगे तो दैट आइसोमर्स विल बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इजीली। और कभी कभी क्या होता है वो वाटर सॉल्युबल आइसोमर में भी बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको निकालने में आसानी होती है ना। और एक होता है बिकॉज ऑफ फोटोथेरेपी ल्यूमिरुबिन बनता है, विच इज एन इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर कन्वर्टेड फ्रॉम नेटिव bilirubin that can be excreted by the kidneys in the unconjugated state also. So this is the good therapy you can say. ये बच्चा देख रहे हैं कि एक ब्लू लाइट में रखा हुआ है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है कि फोटोथेरेपी का हमें पता कैसे लगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1950s एट सम हॉस्पिटल, नाम लिखा हुआ है, विद अ लिटिल बिट ऑफ साइंस एंड अ लॉट ऑफ लक। वहाँ पे एक नर्स थी जो बेबीज प्रीमेच्योर बेबी की यूनिट में काम करती थी। सो उन्होंने क्या देखा कि क्या मतलब उनका नर्स जो अच्छा समझ लीजिए उनका इंटेंशन था, तो उनको क्या लगता था कि जैसे बेबी अगर स्टफ़ी इंक्यूबेटर में रखा हुआ है तो उसको बच्चे को बहुत अनईजी ना लगते हुए मैं उसको थोड़ा सा बाहर की हवा दिखा के लाती हूँ, बाहर का रोशनी या बाहर की लाइट अच्छा लगेगा उसको। तो उनके मन में एक ये बात थी, तो इसलिए क्या करती थी वो कि जब भी कोई बेबी होता था इस तरह से तो वो डॉक्टर के आने से पहले उस बेबी को बाहर घुमा के थोड़ा सा हवा दिखा के थोड़ा सा लाइट दिखा के वो वापस ले आती थी। लेकिन जब डॉक्टर वापस आए तो उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा जो आया हुआ है, इस बच्चे के द बेबी इज हैविंग अ वेरी डार्क स्पॉट, अ ट्रायंगुलर स्पॉट। तो ही वॉज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि इस बेबी में ये डार्क स्पॉट कैसे दिख रहा है। इंटरेस्टिंग थिंग इज वाज दैट जब उसको बार बार पूछा डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने पूछा तो नर्स ने बताया कि यस आई एम कन्फेसिंग दैट कि आई एम टेकिंग द बेबीज आउटसाइड एंड इट वाज एक्चुअली दैट द बेबी वाज लेस येलो देन बिफोर। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगुलर स्पॉट था वहाँ पे कपड़ा रखा था, उस कपड़े पे लाइट नहीं पड़ी, तो वो तो वहाँ पे बिलिरुबिन उतना रह गया डार्क कलर का। बाकी जगह जो जहाँ पे कपड़ा नहीं था, जहाँ पे लाइट पड़ी, तो वहाँ से बिलिरुबिन डिजॉल्व हो गया था, वहाँ से बिलिरुबिन गायब हो गया था। सो दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उसमें और क्या हुआ, जो बायोकेमिस्ट था जो ब्लड टेस्ट करता था, सो दैट उससे भी गलती हो गई कि ऑन ए सनी डे अ फ्यू वीक्स लेटर ब्लड वाज सेंट टू द लेबोरेटरी फॉर अनदर जॉन्डिस बेबी, द सीरम वाज एनालाइज्ड फॉर बिलिरुबिन एंड द रिजल्ट वाज वेरी लो। कैसे? क्योंकि जब डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर डॉब्स ने पूछा फार्मासिस्ट से भाई क्या कि भाई बायोकेमिस्ट से कि आपका ये क्या चक्कर है, तो वो भी बोला सर सॉरी सर, मैंने ना वो जो सैंपल था मैंने देर में टेस्ट किया और वो सैंपल मैंने थोड़ा सा खिड़की पर रख दिया था, यानी विंडो सील पर रख दिया था एंड मैं थोड़ा भूल गया, उसके बाद मैंने टेस्ट किया तो देखिए विंडो पे रखा था तो वहाँ पे सनलाइट पड़ी, तो बिकॉज ऑफ दैट वो बिलिरुबिन लेवल वहाँ पे कम हो गया।
So that accidentally came into the action that yes, bilirubin level can be lowered down with the help of light reactions. तो वहाँ पे एक फोटो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो बिलिरुबिन को आइसोमर्स बना देती हैं एंड दैट इज इजीली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. अच्छी बात थी. और लेकिन फोटोथेरेपी के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं. कॉम्प्लिकेशन बेनिफिट से ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमें बेनिफिट ज़्यादा देखना है. तो वहाँ पे लूज स्टूल हो सकता है, इराइथोमेटस मैकुलर रैश, परप्यूरिक रैश एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट, पोरफायरिनीमिया, पोरफायरिन्स बन सकते हैं. क्यों क्या होता है कि जो हीम है, हीम जब स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पोरफायरिन रिंग्स होती हैं. तो पोरफायरिन जो रिंग्स होती हैं जब उसमें ब्रेकडाउन हुआ पोरफायरिन ज़्यादा होने लगते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट पोरफायरिनीमिया हो सकता है. ओवर हीटिंग हो सकती है और हाइपोथर्मिया भी हो सकता है एंड डिहाइड्रेशन होता है बिकॉज ऑफ इनसेंसिबल वाटर लॉस, है ना. वहाँ पे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है. बिनाइन कंडीशंस कॉल्ड ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट बिलिरुबिन जो टूटा उसकी वजह से वही पोरफायरिन से ज़्यादा इकट्ठे लगे. सो ब्रॉन्ज बेबी में थोड़ा सा पैची स्पॉट्स रहते हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम. यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है ये सब जो स्पॉट्स हैं डिस्कलरेशन हो जाता है. दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ फोटोथेरेपी. अब आता है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स फोटोथेरेपी के बाद. उसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक एडजंक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपर बिलिरुबिनीमिया कॉज्ड बाय आइसोइम्यून हीमोलिटिक डिजीजेस. जहाँ पे हीमोलिटिक डिजीज है बिकॉज ऑफ दिस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, वहाँ पे थोड़ा सा देने से वहाँ पे क्या होगा कि वो हीमोलिसिस नहीं होगी और बिलिरुबिन ज़्यादा नहीं बनेगा. देन मेटेलोपोरफायरिन्स आर गिवन इन दोज केसेस जहाँ पे थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना है बिलिरुबिन लेवल को. क्या फ़ायदा क्या होता है, एज वी नो कि व्हेन देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हीम अलग हुआ ग्लोबिन अलग हुआ तो ग्लोबिन तो चला गया अमीनो एसिड पूल में. जब हीम ब्रेकडाउन हुआ तो हीम के ऊपर हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम काम करता है. द हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम विल वर्क अपॉन द hemoglobin and there will be a breakdown and then further will be biliverdin will be formed and this biliverdin will convert into bilirubin and then will come to the liver. अब हम लोग उसमें नहीं जाएंगे. सो हीम ऑक्सीजनेज की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है. इट विल रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द हीम ऑक्सीजनेज. सो व्हाट विल द बेनिफिट? बेनिफिट इज दैट देयर विल बी लेस फॉर्मेशन ऑफ biliverdin, there will be less formation of bilirubin or jaundice will be less. This is the effect of metalloporphyrins. इन सबसे भी बात नहीं बनी तो क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, वो बहुत रेयर केसेस में आजकल करना पड़ेगा. डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इज परफॉर्म्ड इफ इंटेंसिव फोटोथेरेपी हैज फेल्ड टू रिड्यूस बिलिरुबिन लेवल्स टू a safe range and the risk of kernicterus exceeds the procedural रिस्क. तब हमको वहाँ पे करना पड़ता है. उसके लिए पूरा प्रोसेस है कि उसका डबल द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है. वी आर नॉट गोइंग टू दैट लेवल और डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा. एंड जस्ट देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन. क्या हो सकते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो जिसका ब्लड लिया, जो डोनर का ब्लड है, उसको हम लोग एंटी कोएगुलेंट मिला के रखते हैं एंड दैट इज हैविंग कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट्स. तो वहाँ पे कैल्शियम कम हो जाता है अपने आप ही क्योंकि अब ब्लड कोएगुलेट नहीं होता है. तो वही ब्लड बाद में बच्चों को दिया गया. बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम लेवल वहाँ पे हमेशा कम रहता है. दिस कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वॉल्यूम ओवरलोड, क्योंकि बार बार ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो वॉल्यूम ओवरलोड मिलेगा. Arrhythmias will be there, any C infections, graft versus host disease, and death may be there if there is a mismatched transfusion is there. तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे. And this is the bibliography from which we have taken this whole topic. Hope you got the idea of kernicterus. And next we will see about undernutrition of the babies. Till then, do studies, take care, stay safe.